हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएसओ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भी परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1,32,651 हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही आधार पर लगाया जाए तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करेंगे। यदि यहाँ पे आपको दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही आधार पर दिया गया है तो आपका जो वर्ष हो जाएगा दोस्तों वो वर्ष कितना हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम जो ब्याज दे रहे हैं वो 6 माह में दे रहे हैं, अतः साल में 2 बार देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 1.5 वर्ष का दोगुना हो जाएगा। बाकी यदि हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे दोस्तों। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्या बोल रहा है दोस्तों, जो रेट है कि जो रेट कितनी हो जाती है कि जब छमाही हो तो रेट कितनी हो जाती है, ये आधी हो जाती है, 2% हो जाएगी। ठीक है, आधी क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये 4% वार्षिक ब्याज दर है और हमको ब्याज कैसी देनी है, चक्रवृद्धि ब्याज 6 मासी देनी है। तो ये वार्षिक 4% है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि 2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/50 होती है। कितनी होती है, 1/50 होती है। तो इसको करने के दोस्तों कई मेथड हैं। चलिए हम किसी एक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि पहले वर्ष यदि जो हमारी राशि 50 थी तो वो कितनी हो जाएगी, 50 और 1 51 हो जाएगी। और फिर दूसरे वर्ष भी ऐसे ही होगा दोस्तों, 50 और 1 51 हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष तक निकालना है दोस्तों। फिर 50 और 1 51 हो जाएगी। ये हो गई हमारी 50 और 1 51 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे। 50 गुणित 50 गुणित 50 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 125 और 3 जीरो लग जाएंगे। और दोस्तों जब हम 51 गुणित 51 गुणित 51 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 132,651 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप लोग जब करना तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 51 गुणित 51 गुणित 51 करेंगे तो हमारे पास इतना जाएगा। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि वार्षिक ब्याज दर पर इतनी हो जाती है, मतलब हमारा जो हमको मूलधन जो मिश्र धन है दोस्तों हमारा कितना हो जा रहा है, 1,32,651। और हमारे जो हमने यहाँ पे निकाले हैं वो कितना आ रहा है, 1,32,651 ही आ रहा है। तो इसके बराबर किसको रख देंगे, ये जो वैल्यू दी है मिश्र धन की, 1,32,651। तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो 1 की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, यहाँ से 1। और क्या पूछा, ये तो हमको हमारा जो मूलधन है वह निकालना, और हमारा मूलधन कितना है यहाँ पे, उससे गुणा कर देंगे। तो हम गुणा किससे करेंगे, 125,000 से कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 125,000। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1,25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, यदि p प्लस 1/p बराबर 8 है तो PQ प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी, हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो दोस्तों इसका एक बेसिक तरीका भी है, जिससे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसका PQ प्लस 1/PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं इसको आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ दोस्तों। यदि आपको दिया है p प्लस 1/p दिया है और कुछ वैल्यू दी हुई है, और PQ प्लस 1/PQ दिया है, तो इसको आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a की पावर q हो जाएगा दोस्तों, AQ माइनस, यदि यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा दोस्तों, 3a हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका, ये निकालने का, PQ प्लस 1/PQ निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें देखिए a का मतलब क्या है दोस्तों, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, a मतलब 8 है। अब 8 यहाँ पे रख दीजिए, 8 का q माइनस 3 × 8, और जब 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 8 को गुणित 8 गुणित 8 करेंगे तो 64, और 64 गुणित 8 कर देंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। आठ का क्यूब 500 कितना होता है, 512 होता है। ये हमने कर दिया माइनस 8 दिया 24। ठीक है, और दोस्तों जब हम इसको घटाएंगे तो 512 में से 24 घटाएंगे तो 488 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट करना है, ये कुछ नहीं करना, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये मैं कर रहा हूँ इसलिए बता रहे, आपको समझा रहे इसलिए बता रहे पूरा करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 488, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो भुजाएं निम्न होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। ये दोस्तों ये हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है कि इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं इनका अनुपात कितना है, 4:5 है। तो यदि हम दोस्तों मान लें कि ये 5 है, ये वाली भुजा 5x मान लें और इसको 4x मान सकते हैं क्योंकि अनुपात में दी हुई है हमारे पास। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों, परिमाप क्या होता है, चारों साइड की भुजा को यदि हम जोड़ दें तो वो क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मतलब कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5x परिमाप निकालने के लिए गुणित 2 कर दें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, परिमाप आ जाएगा हमारे पास। और हमको वैल्यू कितनी दी है परिमाप की, 180 दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, और इसको काट देते हैं दोस्तों, 2 से एक बार जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे बराबर 90 हो जाएगा। और फिर इसको काटेंगे तो 9 से एक बार और ये 10 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ गई हमारे सामने। x तो मिल गया हमको 10। अब क्या बोल रहा है, तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी, तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 4:5 दिया था। तो हमने क्या माने थे, 4x, और ये हमारी एक भुजा कौन, 4 कितना अनुपात दिया था इसका, 4:5 में दिया था दोस्तों इसको। ठीक है, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एक भुजा हमारी कितनी है, 4x है, तो क्या करेंगे, x की जगह हमारे पास 10 रख देंगे, तो 4 × 10 तो कितना हो गया ये, 40। तो एक भुजा हमको मिल गई 40। दूसरी भुजा कितनी है, 5x है, तो कितना कर देंगे, 5 × 10 कर देंगे इसको। x की वैल्यू हमारे पास 10 है तो ये 50 हो गया।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 40 और 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण 18 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज कैसा होता है, इस टाइप का होता है समचतुर्भुज। ये है समचतुर्भुज हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका ये विकर्ण हो गया एक, इसको मान लेते हैं कि हम, और एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण की ये हो गया D1 और ये दूसरा क्या हो गया दोस्तों D2 हो गया। और जो इसकी भुजाएं होती हैं दोस्तों वो क्या होती है, बराबर होती हैं। ये जो चार मान लेते हैं कि ये है भुजाएं, ये भी भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज की। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया निकाले यदि हम समचतुर्भुज का तो क्या होता है, और हमको इसके जो विकर्ण है वो दिए हुए हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा D1 गुणित D2 बटे 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया दोस्तों, ये भी हम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स तो हम बताएंगे कि मतलब ये सब कैसे आते हैंगे। अभी आप फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। तो ये D1 क्या दिया है दोस्तों, 18 दिया है, और दूसरे जो विकर्ण है D2 वो क्या दिया है, 12 दिया है, बटे 2 कर देंगे। और 2 से काटेंगे तो ये एक बार जाएगा, इसको काटेंगे 18 का तो ये 9 बार चले जाएगा, और 12 नम्मा 108 हो जाएगा। तो एरिया कितना आ गया दोस्तों, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 48 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी दी हुई है, 3:2:1 है। तो उसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं घनाभ। ये हो गया दोस्तों हमारे पास घनाभ। ठीक है, ये हो गया घनाभ हो गया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी हुई है। मान लेते हैं दोस्तों कि इसकी लंबाई कितनी है, A है, चौड़ाई कितनी है, B है, और ऊंचाई कितनी है इसकी, C है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि इसका जो आयतन दिया है दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, ABC इसका आयतन हो जाएगा, ABC इसका आयतन हो जाएगा। और दोस्तों हमारे पास इनके जो अनुपात दिए हुए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, 3, 2 और 1 है। तो हम इसको क्या मांग सकते हैं, जो हमारा A है दोस्तों, यदि लंबाई है तो इसको क्या मान लेते हैं हम, 3x मान लेते हैं। चौड़ाई को हमने क्या बोले, B है, तो B कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगी। और C कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका क्यूब कितना दिया दोस्तों, इसका आयतन दोस्तों, इसको A से नहीं B से डिनोट करते हैं हम। एरिया से A से एरिया हो जाता है, इसलिए हम B से डिनोट कर देते हैं इसको। तो इसका जो वॉल्यूम है दोस्तों, आयतन कितना हो जाएगा, और आयतन कितना होता है, A इंटू B इंटू C इसका आयतन होता है। ठीक है, तो देखिए आयतन कितना दिया है, 48, तो हमने ये लिख दिया 48 बराबर, यदि ABC करे दोस्तों तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3x गुणित 2x और गुणित x। और जब हम तीनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, x क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ये 48 यहाँ पे है ही पहले से, काट देते हैं, 6 एकम 6
और 6 8 48। तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी मिली हमको यहाँ से? 8 मिली। और एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि जब 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, मतलब कि अब हम यहाँ पे यदि हम x की जगह यहाँ पे 2 रख दे तो हमारे पास a b और c की वैल्यू निकल जाएगी। यदि x की जगह 2 रखते हैं दोस्तों तो a कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। x की जगह 2 रखते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, व्यर्थ 2 दूनी 4, और ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिल गई, 6 4 और 2। अब क्या बोल रहा है? तो उसका पार्श्विक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्श्विक क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? ये जो इसके जो जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और ये वाले हिस्से को छोड़कर जो चारों तरफ का हिस्सा है उसको पार्श्विक क्षेत्रफल बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। मतलब कि दोस्तों यदि एक कमरा है, मान लीजिए, उस कमरे का जो फर्श को और उसकी छत को छोड़ दिया जाए और उसकी चारों दीवारों को कंसीडर कर लिया जाए तो उसका क्या होगा? वह पार्श्विक क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसका पार्श्विक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मान लेते हैं एरिया क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या होगा? ये वाले इसको लेना है, ये वाले फेस को लेना है, तो इसकी लेंथ कितनी है? a, और इसकी ऊंचाई कितनी हैगी? c है, तो a इंटू सी हो जाएगा ये, प्लस ऐसे ये वाले फेस को लेना है तो b इंटू सी हो जाएगा ये, और इसका ट्वाइस कर देंगे, गुणा 2 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये वाला फेस भी पीछे और ये वाला फेस साइड में है। अब देखिए 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6, और c कितना है? 4, c कितना है? 2 है हमारे पास, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 4, और c कितना है? 2 है। हमने ये रख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 दूनी 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40। इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन नंबर 1 40 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो देखिए, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, हम जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनका अनुपात बोल रहा है दोस्तों। तो यदि हम मान लें कि पाई, पहले वृत्त का अनुपात कितना है? पाई r1 स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई r1 स्क्वायर। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस पाई से ये पाई कट गया, और ये कितना दिया हमको? 49 और 81 दिया इसके बराबर ये। तो r1 बटे r2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों 49 और 81 का। तो ये कितना आता है? 49 का अंडर रूट 7 और 81 का 9। 7/9 आ गया हमारे पास दोस्तों r1 बटे r2 का अनुपात। और हमसे क्या पूछा है दोस्तों? तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं कि परिधि क्या होती है? परिधि बराबर होता है 2 पाई r। 2 पाई r, तो पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1 मान लेते हैं, बटे दूसरे वृत्त की परिधि हम 2 पाई r2 मान लेते हैं। ठीक है, और जब हम इनको काट देंगे, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? r1 बटे r2 बचा। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हैगी? 7/9 है।
तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा, 7/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:7:6:2 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसके जो कोण हैं दोस्तों 3:7:6:2 में है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो इसके यदि ये कोण दिए हुए अनुपात में दिए हैं तो इनको यदि हम कोण माने तो हम इनको ऐसे मान सकते हैं 3x + 7x + 6x + 2x, ठीक है दोस्तों। ये हमने मान लिया, बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ये हमने लिख दिया 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमको मालूम है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 10 और 8 18x हो जाएगा, ये बराबर 360 डिग्री। अब यदि काटे तो ये 18 से एक बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 20 डिग्री। अब क्या बोलना, तो सबसे छोटे कोण का माप बताना। सबसे छोटा इसमें क्या है दोस्तों, 2 है, तो गुणित 2 कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटा कोण क्या है हमारे पास, 2x है, इसलिए 2 और x की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो कितना हो जाएगा, ये 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सोफ़ा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9,000 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों, हमको निकालना है कि इसका मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। तो देखिए 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10 होती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो नीचे दिया रहता है वो ओरिजिनल रहता है। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, मार्क प्राइस है हमारा कितना है, मार्क प्राइस कितना है हमारा 10 है, ठीक है। और जो छूट दी जा रही है हमको वो कितनी है, 1 हैगी। ये छूट कितनी दी है हमको, 1 दी है, ठीक है। अब देखिए छूट देने तो क्या होता है, यदि हमारा मार्क प्राइस दोस्तों 10 है और छूट हमको 1 की दी गई है तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो वो सोफ़ा सेट जो बेचा गया हैगा उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 10 - 1 मतलब 9 हो जाएगी, 9 यूनिट हो जाएगी। और इसी 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, कितनी दी हुई है दोस्तों, 9,000 के बराबर दी गई है, 9,000 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम काटे तो 9 एकम 9 और ये 1,000 हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1,000 हो गई। तो बोल रहा अंकित मूल्य कितना होगा, मार्क प्राइस पूछ रहा है तो इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि मार्क प्राइस कितना है हमारे 10, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 10,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, जब आप 8 की पावर 224 का विस्तार करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा। दोस्तों अंतिम अंक पूछ रहा है दोस्तों
जब हम 8 गुणित 8 गुणित 8 ऐसे कितने बार 224 बार लिख के फिर जब उसका गुणा करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 2 4 8 6, तो इसका अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट पूछ रहा है कितनी होगी, 2 यूनिट डिजिट कितनी, ये जो पहला अंक है दोस्तों, जो अंतिम अंक की बात कर रहा है, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा है कि ये यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो दोस्तों यदि हम 8 गुणित 224 बार आपसे लिखें यहाँ पे और उसका गुणा करें तो ऐसे तो बहुत समय बीत जाएगा, तो ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं कि देखिए, यदि यहाँ पे हमारे पास 8 की पावर 224 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 224 दी है, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग देंगे इसकी पावर को। जब हम इसकी पावर को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। मतलब कि यदि हमने इसकी पावर को 4 से भाग दिया तो कितने बार गया दोस्तों, पूरी बार चला गया। तो मतलब अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 8 की पावर को 4 बस करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि दोस्तों यदि हम इसको भाग देते और भाग में भागफल कितना, यदि यहाँ पे 1 बच जाता तो हम 8 की पावर 1 लिखते, यदि 2 बच जाता तो 2 लिखते, 3 बच जाता तो 3 लिखते, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, पूरा भाग चला गया, इसलिए 8 की पावर 4 लिखेंगे। और जब हम 8 की पावर को 4 लिखेंगे तो 8 की पावर जब 4 करेंगे तो 8 अठैया 64, मतलब यूनिट डिजिट में कितना आ रहा दोस्तों, देखिए 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8, ठीक है। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 64 गुणित, और जब इसका गुणा करेंगे तो 64, ठीक है, 64, ठीक है। देखिए अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। और जब हम 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका एक पूरा चैप्टर हैगा, जो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसको कैसे करते हैं। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। जब हम डिटेल सिलेबस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि 4 से भाग क्यों दिए हैं, दूसरी संख्याएं रहती हैं तो ऐसा कैसे करते हैंगे। ये एक नंबर सीरीज़ का एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि 1/3, 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 1/3 प्लस 4/3 प्लस 3/4 है, ठीक है। इसको ओरली भी कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये 4/3 और यहाँ पे जब करेंगे तो 5 चौको 20 और ये 29/12 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि इसको सॉल्व करें तो देखिए कैसे करेंगे। यदि हम यहाँ पे एलसीएम ले 3, 3 और 4 का, तो कितना एलसीएम आएगा, 12 आएगा। 3 चौके 12 और 4 का गुणा ऊपर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12 और जब 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 4 तिया 12 यहाँ से आएगा, 3 आएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। और फिर जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 29/12। तो ये ऐसे भी कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए बने रहिए ASO एकेडमी के साथ। अगले वीडियो में कुछ और मैथ्स के साथ जल्द ही
आपके लिए लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।